नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष चैनल जन्म कुंडली रहस्य पर। और हमेशा की तरह एक आज नए विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। इससे ठीक पिछले वीडियो में मैंने आपसे खरमास पर चर्चा की थी और उस दौरान मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे लोग इस बात को लेकर बड़े भ्रमित रहते हैं कि खरमास क्या है और मलमास क्या है, और बहुत से लोग तो दोनों इसको एक ही समझ लेते हैं। और जो इसको अलग भी मानते हैं तो वो भी कई बार इस बात को लेकर भ्रमित हो जाते हैं कि चलो खरमास मलमास तो ठीक है, तो फिर ये अधिक मास और पुरुषोत्तम मास क्या है। आइए आज इस बारे में हम चर्चा करते हैं। खरमास की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं, आज हम मलमास की चर्चा करेंगे। खरमास मैंने आपसे क्या बताया था? मैंने आपसे बताया था कि साल में 2 बार खरमास आता है। सूर्य 2 बार बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति के 2 राशियां हैं, धनु और मीन। जब जब सूर्य धनु राशि में या मीन राशि में आता है तो उसे हम खरमास कहते हैं। मौसम और परिस्थितियां चूंकि अनुकूल नहीं होती है किसी भी मांगलिक कार्य के लिए, और खासतौर पर बड़े किस्म के मांगलिक कार्य के लिए जैसे कि विवाह इत्यादि, जमीन वगैरह खरीदना, तो इसलिए वो मांगलिक कार्य उस दौरान रोक दिए जाते हैं। तो इसलिए उसको खरमास कहा जाता है। उसकी पूरे विस्तार से कथा मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अगर आप ना देख पाए हो तो इस बार देख लीजिएगा ध्यान से। मैं अंतर बता रहा हूं आपको खरमास और मलमास के बारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं मलमास के बारे में। देखिए, खरमास मैंने आपसे बता दिया कि वर्ष में 2 बार आता है, लेकिन ये जो मलमास है ये लगभग तीसरे या चौथे साल में आता है। अब ऐसा क्यों होता है चौथे साल में 1 बार आता है? मलमास क्यों कहा गया इसको मलमास? देखिए, आप जानते हैं जो सूर्य है इसका जो वर्ष है वो 365 से ही 1/4 यानी 365 दिन और 6 घंटे का एक वर्ष होता है। ये सूर्य की गति पर आधारित है, जिस पर आप अपने घर में जो कैलेंडर्स लगे हैं उसमें जो तारीखें लिखी हुई हैं वो सूर्य की तारीखें लिखी हैं। लेकिन उन सूर्य की तारीखों के नीचे बड़े छोटी छोटी सी कुछ तिथियां भी आपको लिखी मिल जाएंगी, या भारतीय पंचांग में देखेंगे तो वहां तिथियां चलती हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे देश में तो जितने भी त्योहार होते हैं, जितनी भी खास किस्म के पर्व होते हैं, वो सब तिथियों पर आधारित है। और तिथियां कभी भी तिथियों तारीखों के अनुसार नहीं होती। तारीखें हर बार वही हो सकती है। हमारा जन्मदिन है सब 15 अगस्त को आ गया, सब हमारे विवाह की वर्षगांठ है सब 16 जनवरी को आ गई। वो हर वर्ष उसी तारीख पर पड़ेगी। लेकिन जो चंद्रमा की तिथियां हैं वो आगे पीछे होती रहती हैं। इसका कारण यह है कि जब गोचर में ग्रह ऊपर घूमते हैं सारे के सारे, तो उनकी गतियां कभी एक जैसी रहती नहीं है। सूर्य को तो ये माना गया है कि वो अपने स्थान पर खड़ा हुआ घूम रहा है और बाकी सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो विभिन्न ग्रहों के संपर्क में आने के कारण से तमाम ग्रहों की जो गतियां हैं कभी ज्यादा हो जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं। तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जब सूर्य से चंद्रमा 12 अंश आगे हो जाता है तो एक तिथि बदलती है। अब ये 12 अंश आगे होने में कभी उसे थोड़ा ज्यादा समय लगता है, कभी उसे थोड़ा कम समय लगता है। ये उसकी सापेक्षिक गति पर निर्भर करता है। तो चंद्रमा का जो वर्ष है वो लगभग 354 या 55 दिन का होता है, जबकि सूर्य का जो वर्ष है वो 365 दिन का होता है। तो एक साल में इस प्रकार से इन दोनों वर्ष में 10 दिन का अंतर आ जाता है। और ये इस 10 दिन के अंतर का ही परिणाम है कि आप देखेंगे कि हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण त्योहार होते हैं जो कि तिथियों पर आधारित, हमारे तो अधिकांश त्योहारों पर तिथियों पर ही आधारित है, तिथियां बिल्कुल वही की वही रहती हैं। तो उन तिथियां तो वही रहती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो तारीखें हैं कैलेंडर वाली, सूर्य वाली, उनमें 10-10 दिन का करीब करीब अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए बात मान के चलते हैं, मान लीजिए दीपावली इस बार 2 नवंबर की पड़ रही है, मान लीजिए। तो जब आप अगले वर्ष जाएंगे तो आप देखेंगे अरे पिछले वर्ष तो दीपावली 2 की थी, इस बार तो 11 या 12 नवंबर को पड़ रही है। उसके जब अगले वर्ष जाएंगे तो देखेंगे 10 दिन और बढ़ गए हैं। लेकिन जब चौथा वर्ष आता है तो लौट के आप फिर वहीं आ जाते हैं 1 या 2 तारीख के आसपास। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जो सूर्य की तिथियां हैं जो कि कैलेंडर में हम लोग देखते हैं उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होता, वो तो बिल्कुल जो कि त्यों रहती हैं। लेकिन चंद्रमा की जो हमारी गति है वो निरंतर बदलती रहती है, जैसे मैं आपसे बार बार चर्चा कर रहा हूं। और 355 दिन का एक चंद्रमा का वर्ष कहलाता है। तो 10 दिन का एक अंतर हो जाता है, और वो 10 दिन के अंतर के कारण से हर अगले वर्ष जो हमारा त्योहार है वो 10-10 दिन के अंतर पे आगे बढ़ता जाता है। और अगर हम इस अंतर को समायोजित ना करें तो क्या होगा कि ये जो त्योहार आज कभी नवंबर में पड़ रहा है वो पता लगा अगली बार दिसंबर में पड़ेगा, फिर जनवरी में पड़ेगा, करते करते
वर्ष के लगभग हर महीने में वही त्योहार आपका आने लग जाएगा। किसी साल किसी महीने मतलब इस बार अगर हम दीपावली मान लीजिए नवंबर में मना रहे हैं तो हो सकता है किसी बार हम जनवरी में मनाएं, किसी बार हम फरवरी में मनाएं। कई अन्य ऐसे कैलेंडर्स और परंपराएं हैं जहां पर इस प्रकार का समायोजन नहीं होता। नहीं होने की वजह से उनके स्थितियां यही होती हैं जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने एक समायोजन की व्यवस्था की। समायोजन ये किया कि जब ये अंतर सूर्य और चंद्रमा के कैलेंडर का अंतर 30 दिनों का लगभग हो जाता है, जो कि हमारे एक महीने के बराबर होता है, तो हम उस वर्ष में जाके, उस तीसरे वर्ष में जाके उसको एक समायोजन करते हैं और एक 13वां महीना अतिरिक्त बन जाता है। वो जो अतिरिक्त 13वां महीना होता है समायोजन वाला, जिसको काउंट नहीं किया जाता, उसे हम मलमास कहते हैं। उसी मलमास को हम लोग अधिक मास भी कहते हैं। उस मलमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। जब पंडित जी आपसे मंत्र पढ़ते हैं कभी आपके घर पर आकर किसी कार्य में और संकल्प करते हैं, तो उसमें मलमास पुरुषोत्तम मास का जिक्र होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि खरमास साल में 2 बार आएगा, एक साल में 2 बार, जब सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे, चाहे धनु में, जैसा कि आज की, जैसा कि उन्होंने 15 दिसंबर की रात को उसमें प्रवेश किया, और दूसरी बार जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो मलमास है ये सूर्य के वर्ष और चंद्रमा के वर्ष का अंतर है, जो लगभग 10 दिन का होता है। 3 वर्षों में जाकर ये 30-31 दिन का हो जाता है और तब इनका आपस में समायोजन किया जाता है। और जो मलमास है, इस मलमास में भी खरमास की तरह मांगलिक कार्य प्राय वर्जित कर दिए जाते हैं, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों के लिए और पूजन पाठ के लिए ये सर्वश्रेष्ठ समय होता है। बहुत सारे पूजन पाठ संबंधी कार्य इन महीनों के दौरान किए जाने बहुत अच्छे माने जाते हैं। ये जो हिंदू कैलेंडर है ये इसी समायोजन पर चलता है, और यही कारण है कि जब 2-3 वर्ष होते हैं और हमारी तिथियां 10-10 दिन आगे बढ़ जाती हैं, तो तीसरे और चौथे वर्ष में लौट के हम वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं। भारत में ज्योतिषीय गणना के मुताबिक हर 32 महीने और 15 दिन के बाद एक अधिक मास आता है, और उसकी शुरुआत अमावस्या के बाद यानी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। अब मैं अगर इस वर्ष तो नहीं पढ़ रहा अधिक मास, मैं पिछले वर्ष में जाऊं तो 2023 में 18 जुलाई को अधिक मास पड़ा था। वहां से एक एडजस्टमेंट हुआ और जो 3 सालों का जो अंतर चला आ रहा था, उस अंतर को कवर कर दिया गया, और कवर होने के बाद आज इस वर्ष में जो त्योहारों की स्थिति आ गई वो लगभग वही आ गई जो लगभग 3 वर्ष पहले थी। तो इस प्रकार ये जो अधिक मास और मलमास की बात कही जाती है, ये खरमास से एकदम अलग है। ये हमारा सूर्य और चंद्रमा की तिथियों का समायोजन है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी सुविधा के लिए किया है। इसको बहुत ध्यान से आपको जानना और समझना चाहिए, और ये पीरियड बहुत अच्छा माना जाता है पूजन पाठ और धार्मिक अनुष्ठान के लिए। हालांकि मांगलिक कार्य इस दौरान भी वर्जित माने जाते हैं। इस वर्ष में कोई अधिक मास नहीं रहा है और ना ही इस दिसंबर में होने की संभावना है। आगे जब आएगी आपसे फिर से चर्चा करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमेशा की तरह एक अनुरोध कर दूं, ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।